हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए ओशिनोग्राफी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी के लिए लाभदायक होगा। अच्छे प्रश्न हैं और बहुत अच्छे स्तर के इसमें प्रश्न मैंने डाले हैं। तो देखते हैं एक तरफ से। पहला प्रश्न है, सागरीय नीतल के 4 प्रमुख उच्चावच मंडलों को महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई तक सही क्रम क्या होगा। यानी कि स्थल से सागर की ओर जो सागर नीतल के उच्चावच हैं 4, इनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा महाद्वीपीय मग्न तट 1 नंबर, इसके बाद महाद्वीपीय मग्न ढाल 2 नंबर, फिर आएगा गहरे महासागरीय मैदान 4 नंबर आएगा तीसरे पर, चौथा, और गर्त आएगा अंतिम में यानी कि 4 पे। तो सबसे पहला आएगा महाद्वीपीय मग्न तट यानी 3 नंबर। ऑप्शन में 3 एक में ही मिल रहा है, डी हमारा आंसर हो गया। 3 2 4 1 यही सही आंसर है। सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट आएगा, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल आएगा, फिर गहरे महासागरीय मैदान, फिर महासागरीय गर्त। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, डी इसका आंसर है। 2 नंबर, महाद्वीपीय मग्न तट की औसत गहराई कितनी होती है? जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है उसकी औसत गहराई कितनी होती है? ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर क्या होगा? बी 100 पैदब। 100 पैदब इसकी गहराई होती है मग्न तट की। ठीक है, याद रखें इसको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे ये प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 कथन दिए गए, इनमें से कौन गलत है ये आपको देखना है। मग्न तटों की चौड़ाई पर तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है, ये बिल्कुल सही है। जो मग्न तट होते हैं इनकी चौड़ाई अधिक है या कम है, उसका तटीय स्थलीय उच्चावच का नियंत्रण रहता है। जहाँ पर स्थल पर पर्वत होते हैं वहाँ पर मग्न तट संकरे होते हैं, और जहाँ पर मैदान होता है वहाँ पर चौड़े होते हैं। तो पहला सही है। जहाँ तट से लगे उच्च पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ मग्न तट संकरे होते हैं, यही तो मैंने अभी बात बोली, तो ये भी सही है। सबसे विस्तृत मग्न तट हिंद महासागर में मिलते हैं, गलत। मग्न तटों की औसत चौड़ाई 48 किलोमीटर होती है, सही। तो सी हमारा गलत है, ये हमारा आंसर है। 3 सही हैं, उनमें से एक गलत है, सी वाला गलत है। सबसे विस्तृत मग्न तट हिंद महासागर में नहीं मिलते हैं, आर्कटिक महासागर में मिलते हैं। पीजीटी 2016 में ये पेपर क्वेश्चन आ चुका था। सबसे विस्तृत मग्न तट आर्कटिक महासागर में मिलते हैं, इसलिए सी गलत है, ये हमारा आंसर है। चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है, भारत के संदर्भ में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 स्टेटमेंट हैं, कौन सही है कौन गलत, ये हमें देखना है। भारत के संदर्भ में मैं इसको बना भी देता हूँ यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत। पश्चिमी मग्न तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, यानी जो पश्चिम वाला तट है ये अधिक चौड़ा है पूर्वी की अपेक्षा, ऐसा कहा गया, तो ये बिल्कुल सही है। नर्मदा ताप्ती माही नदियों के सामने मग्न तट सर्वाधिक चौड़ा है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का जो मग्न तट है पूर्व में पश्चिम में, उसमें पश्चिम वाला अधिक चौड़ा है पूर्व की अपेक्षा, और ताप्ती नर्मदा माही नदियों के सामने मग्न तट सर्वाधिक चौड़ा है। तो दोनों सही हैं, सी हमारा आंसर, 1 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें देखना है क्या आंसर है। मग्न ढाल पर जल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है। ठीक है, मग्न ढाल पर जल की गहराई 200 से 2000 मीटर तक होती है, ये बताया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, मग्न ढाल पर सागरीय निक्षेप का अभाव रहता है, तो ये बात दोनों सही है, सी आंसर है। आंसर क्या हमारा है? सी। जो मग्न तट के बाद जो मग्न ढाल होते हैं वहाँ पर निक्षेपों का अभाव होते हैं, क्योंकि ढाल पर निक्षेप रुकेंगे नहीं, अवसाद रुकेंगे नहीं, वो बह के यहाँ आ जाते हैं सागरीय मैदानों में, इसलिए मग्न ढालों पर सागरीय निक्षेप का अभाव होता है। तो सी सही है, दोनों सही हैं, याद रखें। 6वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? बहुत अच्छे प्रश्न ये मैंने खुद बनाए हैं, और अच्छे प्रश्न हर बार ही मैं बनाता हूँ अपने खुद के प्रश्न, और बहुत कुछ इसमें समाहित करने की कोशिश की है मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं यहाँ पर कि 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सागरीय मैदानों का अभाव पाया जाता है, एक बात। दूसरी, 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है।
ये आपको टफ लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन इसको अच्छे समझ लीजिए कि यहाँ पर हम बना लेते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बोला गया है पहले 20 डिग्री उत्तर से, यानी कि 20 डिग्री उत्तर से और 60 डिग्री दक्षिण तक यहाँ पे कहा गया है सागरीय मैदानों का अभाव पाया जाता है। नहीं, ये गलत है। 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण तक सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, पहला गलत हो गया। दूसरा, 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश यहाँ की बात कर रहा है, 60 से 70 यहाँ की बात कर रहा है। 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, गलत, ये भी बात गलत है। ठीक है, आपस में इनको बदल दिया गया, इसलिए डी आंसर है, ना तो एक सही ना तो दो। 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में सागरीय मैदानों का अभाव पाया जाता है, सागरीय मैदानों का यहाँ पर जाएगा अभाव। और 20 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच सागरीय मैदानों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ये आपस में इनको बदल दिया गया है, तो दोनों गलत है, डी हमारा आंसर है। ओके। 7वां, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, एक गलत है। इस तरीके का प्रश्न आ चुका है प्रोफेसर में, टीजीटी पीजीटी में पक्का ही फंसेगा। गर्त है और कहाँ पे उनकी अवस्थिति है। चैलेंजर गर्त, जिसे मेरियाना गर्त भी कहते हैं, सबसे गहरा है उत्तरी प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही। पोर्टोरिको गर्त अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही। सुंडा गर्त पश्चिमी हिंद महासागर, गलत। टोंगा गर्त दक्षिण प्रशांत महासागर, बिल्कुल सही। सी हमारा सही आंसर है, क्योंकि सी गलत मैच है। सुंडा गर्त हिंद महासागर में तो है, लेकिन पश्चिमी हिंद महासागर में नहीं है, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में, पूर्वी हिंद महासागर में है। सी गलत है, ये हमारा आंसर है। 8वां, टर्बिडिटी तरंगों का संबंध किससे है, बहुत अच्छा प्रश्न, ये इस टाइप का एक प्रश्न 2016 पीजीटी में आया था। ठीक है, टर्बिडिटी तरंगों का संबंध किससे, बी। ठीक है, बी इसका आंसर है। जो कंदराएं होती हैं, कैनियन होते हैं समुद्र के अंदर, उनमें जो धाराएं चलती हैं उनको टर्बिडिटी करंट कहते हैं। ओके। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अटलांटिक का भाग नहीं है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। उत्तरी अटलांटिक में जो मिड अटलांटिक रिज पाया जाता है, उसकी अलग अलग शाखाओं के अलग अलग नाम हैं, तो वहाँ पर कौन उत्तरी अटलांटिक का भाग नहीं है। विविल टॉम्सन रिज उत्तर में है, टार्फिन रिज उत्तरी अटलांटिक में है, टेलीग्राफिक पठार भी उत्तर में है, वाल्विस रिज ये उत्तर अटलांटिक में नहीं है, दक्षिणी अटलांटिक का भाग है। वाल्विस रिज दक्षिण अटलांटिक में, यही हमारा आंसर है, डी। ओके। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है, ये भी 2 कथन वाला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की भरमार है, जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में कम द्वीप हैं, कम नहीं कम है, कम द्वीप हैं, ये कैसा स्टेटमेंट है। पश्चिमी प्रशांत महासागर की जब बात करेंगे तो आप इधर आ जाइएगा, जापान के पास, दक्षिणी चाइना सी, जापान, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, ये इलाका क्या है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर, यहाँ पर द्वीपों की भरमार है, बिल्कुल सही बात। जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर, कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका, चिली साइड चले जाइए, वहाँ कम द्वीप हैं पर कम है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, पश्चिमी प्रशांत महासागर के किनारे विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है, जापान के साइड वाला, ऑस्ट्रेलिया के साइड वाला, यहाँ पर विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है, तो सी सही है हमारा आंसर। 1 2 दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। 11वां प्रश्न, अल्बस्ट्रास पठार का सही अवस्थित क्या है, की सही स्थिति क्या है। अल्बस्ट्रास पठार है, ये कहाँ पर है, ये प्रशांत महासागर में है, लेकिन प्रशांत महासागर में भी कहाँ पर है, और 2 ऑप्शन है प्रशांत वाले आगे, अब इनमें कहाँ पर है, तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर में। ठीक है, पूर्वी प्रशांत महासागर में, बी हमारा आंसर है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, एक गलत है, इसको आपको पढ़ना है। महासागरों में उच्चतम तापक्रम भूमध्य रेखा पर न होकर थोड़ा उत्तर में पाया जाता है। ठीक है, एक बात हो गई। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस है। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों में कम है, महासागरों से कम है। स्थल से घिरे सागरों का तापक्रम खुले सागर की अपेक्षा अधिक होता है। 4 स्टेटमेंट है, इनमें से गलत कौन सा है, सी गलत है। सभी तीनों सही हैं। प्रशांत महासागर की सतह का तापक्रम अन्य सभी महासागरों से कम नहीं है, ज़्यादा है। ये भी प्रश्न प्रोफेसर में आ चुका है। प्रशांत महासागर की सतह का जो टेम्परेचर है, महासागरीय तापमान वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये गलत था, सी हमारा आंसर है। बाकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, आप इनको याद कर लें, समझ लें। फिर देखिए 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सागरीय लवण है और उनका सागर में प्रतिशत क्या है,
देख लीजिएगा, एकदम सिंपल अच्छा प्रश्न है। सोडियम क्लोराइड 20% गलत है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड 77% से भी अधिक है। सबसे ज़्यादा तो वही है, उसी की वजह से इतना ज़्यादा खारा होता है। बाकी रबड़ भी है लेकिन 77% है, 20% नहीं है, पहले गलत था। तो हमारा आंसर हुआ ए। मैग्नीशियम क्लोराइड 5% है, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% है, कैल्शियम सल्फेट 3.6% है। तो इसको याद कर लीजिएगा, सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा है, 77% से अधिक, तो ए आंसर है। 14वां, सागरी लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? सागर में जो लवणता है, नमक है, इसका मुख्य स्रोत क्या है? मैं अपने कॉलेज में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो पूछता हूँ कि नमक कहाँ से आया, तो बच्चे कहते हैं सर चक्की चल रही है। उन्होंने कहीं से वो पिक्चर मूवी ऐसे देखी है वीडियो, तो कहते हैं चक्की चल रही है, तो गलत बात, वो बच्चे फर्जी देखें। क्या है कि जो हमारे लवण स्थल पर पाए जाते हैं वो सब बह बह के पानी द्वारा समुद्र में जाते हैं, इसलिए सागरी लवणता के वही स्रोत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है, ठीक है, सी आंसर है। 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा सागरी लवणता को नियंत्रित नहीं करता? अब यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न है कि सागरी लवणता को नियंत्रित कौन करता है। तो यहाँ पे सागरी लवणता को कौन नियंत्रित नहीं करता, ये आपको देखना है। वाष्पीकरण करता है, बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण होगा लवणता बढ़ेगी। वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति, बहुत ज़्यादा वर्षा का जल आएगा लवणता घटेगी, करता है। नदी के जल का आगमन, नदी का जल आएगा लगातार तो लवणता घटेगी, ये भी करता है। वायु द्वारा वायु दिशा, ये भी लवणता को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी सही हैं, सभी लवणता को नियंत्रित करते हैं। और इसमें पूछा गया लवणता को नियंत्रित नहीं करता है, यहाँ पे नहीं काट देना है क्योंकि प्रश्न हल्का सा गलत हो रहा था। लवणता को नियंत्रित करता है ये प्रश्न है, तो सभी नियंत्रित करते हैं, डी आंसर है हमारा, ठीक है। भूमध्य रेखी भागों में, अच्छा प्रश्न है, भूमध्य रेखी भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण होते हुए भी भूमध्य रेखा पर उच्च लवणता न होने का कारण क्या है? हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा पर बहुत सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूर्य साल भर लगभग चमकता है, तापमान बहुत अधिक होता है और वाष्पीकरण भी अधिक होता है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है जहाँ बहुत ज़्यादा तापमान होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, वहाँ लवणता ज़्यादा होगी, लेकिन भूमध्य रेखा पे क्यों नहीं होती है? इसका कारण क्या है? तो भैया इसका कारण ऑप्शन में आपको आंसर देना है, क्या है? अधिक वर्षा। तापमान अधिक है, वाष्पीकरण अधिक है, लेकिन रोज वर्षा ही हो जाती है, तो सब बराबर कर देती है, वर्षा बराबर कर देती है, इसलिए लवणता कम है वहाँ पे, ठीक है। लवणता भूमध्य रेखा पे कम है, लेकिन भूमध्य रेखा से जब कर्क रेखा मकर रेखा की तरफ से लेंगे तो वहाँ पर लवणता अधिक है, ओके। तो डी हमारा आंसर है। 17वां, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? तो सिंपल प्रश्न है पर आपको याद करना चाहिए और अच्छे समझ लीजिएगा। महासागरों की औसत लवणता कितनी है? बी, 35/1000 लवणता है, ठीक है, बी। 18वां प्रश्न, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छा, पर आप गलत ना करें। इसका क्या आंसर होगा? समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन। क्या है? आइसोहेलाइन। आइसोबार समान वायुदाब मिलाने वाली, आइसोथर्म समान तापमान को मिलाने वाली, आइसोहाइट समान वर्षा वाले, ठीक, स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो ए हमारा आंसर है। कथन, ये कथन कारक वाला भी एक प्रश्न बहुत अच्छा है, देख लीजिएगा इसको। कथन क्या है? उच्च अक्षांशों में कम लवणता होते हुए भी उत्तरी सागर ब्रिटेन के पास में उच्च लवणता पाई जाती है। उच्च अक्षांशों में लवणता कम होती है क्योंकि तापमान वहाँ का कम होता है, सूर्य की रोशनी कम पड़ती है, वाष्पीकरण कम हो पाता है, लेकिन फिर भी उत्तरी सागर में लवणता उच्च पाई जाती है। ये कथन है। कारण क्या बताया गया है? गल्फ स्ट्रीम उत्तरी सागर में लवणता को बढ़ा देती है। अब ये चेक करना है क्या है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अब ये सही व्याख्या भी कर रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए आंसर हमारा है, ठीक है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 2 कथन है। बंगाल की खाड़ी के अपेक्षा अरब सागर में अधिक लवणता पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस टाइप के ही प्रश्न आपको प्रोफेसर में मिलेंगे, गलती बिल्कुल मत करें आप। बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में अधिक लवणता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में लवणता को घटा देती है, बिल्कुल सही बात, सी हमारा आंसर, दोनों सही हैं। बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिर रही हैं, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और कृष्णा, पेन्नार, वेगाई, बहुत सारी गिर रही हैं, तो पानी ताज़ा मिल जाता है तो लवणता कम है। अरब सागर में भी गिरती है पर वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए अरब सागर की लवणता अधिक है, सी हमारा आंसर है, ओके। निम्न सागरों को उनकी लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भैया बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। मेरा चैलेंज है कि मेरे प्रैक्टिस सेट से आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर मिलेंगे प्रोफेसर में, पीजीटी में।
निम्न सागर, ये सागर दिए गए हैं, एक साथ में लेक भी है, को उनकी लवणता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर मृत सागर है, लाल सागर है, वॉन लेक है, ग्रेट साल्ट लेक है। तो हम लोगों को पता है सबसे अधिक लवणता किसकी है, वॉन लेक टर्की में 330 लवणता है उसकी, ठीक है। तो सबसे अधिक तो नंबर 1 पे आएगा 3 वाला। तो 3, अब देखिए एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, ये भी ट्रिक होता है। तो 3, फिर आएगा मृत सागर डेड सी, उसके बाद कम किसकी है, ग्रेट साल्ट लेक की, सबसे कम यहाँ पर ऑप्शन में लाल सागर की, बी हमारा आंसर है। तो सबसे अधिक इन चारों में लवणता है वॉन लेक की, उसके बाद मृत सागर की लवणता है, उससे कम लवणता ग्रेट साल्ट लेक की है, उससे कम लाल सागर की है। तो आंसर है बी। ओके, 22वां प्रश्न, 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में लवणता में तीव्र परिवर्तन वाले मंडल को क्या कहते हैं? लवणता में तीव्र परिवर्तन वाले मंडल को क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन। क्या कहते हैं? हेलोक्लाइन। 300 से 1000 मीटर की गहराई में लवणता में तीव्र परिवर्तन वाले मंडल को हेलोक्लाइन कहते हैं, और 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में तापमान में, टेम्परेचर में तीव्र परिवर्तन वाले को थर्मोक्लाइन कहते हैं, घनत्व वालों को पाइक्नोक्लाइन कहते हैं। आइसोहेलाइन तो आप लोग जो जानते हैं समान लवणता वाली रेखाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लवणता पूछा गया था हेलोक्लाइन। ओके, बी आंसर है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महासागरों में पाए जाने वाले अवसादों का स्रोत नहीं है? ठीक है, महासागरों में जो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, निक्षेप अवसाद पाए जाते हैं, वो कई स्रोत से आते हैं। तो स्थलीय अवसाद है, बिल्कुल सही। ज्वालामुखी उद्गार से अवसाद आते हैं, बिल्कुल सही। सागरी जीव वनस्पतियों से अवसाद आते हैं, बिल्कुल सही। लवण से नहीं आते, क्योंकि लवण कोई अवसाद नहीं है, लवण तत्व जो पानी में घुले हुए हैं। तो डी हमारा आंसर है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 24वां बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्र विज्ञान के पिता मरे को माना गया, ये भी प्रश्न आया था याद देखिए। मरे ने पंख यानी मड के रंग के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो मड जो है पंख है, उसको मरे ने कितने भागों में रंग के आधार पर बांटा है? 3 भागों में। आंसर है ए। इसको आप याद रखें। अंतिम प्रश्न है, अभी एक और प्रैक्टिस सेट इसका रहेगा अभी समुद्र विज्ञान का, तब पूरा समुद्र विज्ञान हो पाएगा। और अच्छे प्रश्न ये हैं, और भी अच्छे प्रश्न मैं दूंगा। यहाँ पे भी ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था पिछली बार प्रोफेसर में, फिर आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन चूना प्रधान सागरीय निक्षेप? चूना प्रधान, तो चूना प्रधान को मैंने याद करने के लिए एक स्टाइल से एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, ऐसे चू टे ग्लो, याद ही नहीं होता था तो मैंने बनाया चूटे ग्लो। चू से चूना, टे से टेरापोड, ग्लो से ग्लोबिजरीना। यानी चूना प्रधान कौन कौन है? 1, 3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चूटे ग्लो। तो चूना, चू से चूना, टे से टेरापोड, ग्लो से ग्लोबिजरीना। डायटम ऊज और रेडियोलेरियन कैसे? सिलिका प्रधान। इनका याद कर, इनके लिए सेरिडा बनाया था। से सिलिका, सी सिलिका, रे रेडियोलेरियन, डा डायटम से सिरिडा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे समझ लीजिए, डी आंसर है। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।